नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के प्रभाव के नियम का संशोधित स्वरूप किस बात पर बल देता है? तो ये बल देता है दोस्तों पुरस्कार का प्रभाव दंड से अधिक स्थायी होना। रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, थॉर्नडाइक के सीखने के प्रभाव के नियम का संशोधित स्वरूप किस बात पर बल देता है? तो ये बल देता है पुरस्कार का प्रभाव दंड की तुलना में अधिक स्थायी होना। पुरस्कार का प्रभाव दंड की तुलना में अधिक स्थायी होना। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतूप में अपसारी चिंतन आयाम किससे निकटता से संबंधित है? तो ये सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयास एवं त्रुटि प्रयोग में प्रयुक्त विशेष बक्से को क्या कहा जाता था? तो बक्से को पहेली बॉक्स यानी पजल बॉक्स कहा जाता था। पहेली बॉक्स यानी पजल बॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो ये है संक्रियात्मक, दृश्यात्मक और सांकेतिक। ये ऑप्शन राइट है, संक्रियात्मक, दृश्यात्मक और सांकेतिक। लेब बायोस्की के अनुसार बच्चों द्वारा स्वयं से ही की जाने वाली बातचीत, जिसे वे निजी भाषण कहते हैं, क्या दर्शाती है? तो ये है स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करना। ये ऑप्शन राइट है, वे अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित और व्यवस्थित करते हैं। ये ऑप्शन राइट है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पारंपरिक स्तर पर, कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन कर नए स्कीमा का निर्माण करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समायोजन और समंजन, अकोमोडेशन। समायोजन और समंजन, अकोमोडेशन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति के अध्ययन के अंतर्गत विस्मरण वक्र, फॉरगेटिंग कर्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था हर्मन एबिंगहॉस ने। फॉरगेटिंग कर्व का प्रतिपादन हर्मन एबिंगहॉस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये करता है सामाजिक अंतरक्रिया पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता के तरल एवं ठोस मॉडल के प्रतिपादक कौन है? तरल एवं ठोस मॉडल के प्रतिपादक हैं रेमंड कैटल। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के तहत निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने की प्रवृत्ति जीववाद किस अवस्था की विशेषता है? तो यह है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार नक्शा पढ़ने, चित्र बनाने, वास्तुकला या भूल भुलैया हल करने के लिए किस बुद्धि का होना आवश्यक है? तो इसके लिए स्थायी बुद्धि का होना, स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि का, स्पेटियल इंटेलिजेंस का होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये है बी.एफ. स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो कार्ल रोजर्स द्वारा महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत।
नेक्स्ट प्रश्न है, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मापन हेतु प्रयुक्त अपसारी चिंतन के तत्वों में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? इसमें डी ऑप्शन नहीं है, परिशुद्धता, दृढ़ता शामिल नहीं है। परिशुद्धता और दृढ़ता शामिल नहीं है, लेकिन इसमें प्रभावशीलता, लचीलापन और मौलिकता शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता के मापन हेतु प्रयुक्त सुप्रसिद्ध रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो ये अशाब्दिक व संस्कृति मुक्त परीक्षण है, नॉन वर्बल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा और जॉन डीवी की प्रयोजनवादी विचारधारा मुख्य रूप से विद्यालयी शिक्षा में किस बात पर बल देती है? तो ये किस बात पर बल देती है? ये देती करके सीखने व व्यवहारवादी समस्याओं पर मुख्य रूप से बल देती है, करके सीखने पर और व्यवहारवादी समस्याओं को हल करने पर बल देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के दौरान जब बच्चा वस्तु स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो उसकी अगली मुख्य विकासात्मक विशेषता क्या होती है? तो ये होती है प्रतीकात्मक खेल व भाषा विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्षात्मक युक्ति के तहत एक व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं के ठीक विपरीत अत्यधिक आदर्शवादी व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण विपरीत संरचना यानी रिएक्शन फॉर्मेशन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी के तहत कुल कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई गई हैं? तो ये 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई गई हैं, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण का सुप्रसिद्ध समस्वरूप तत्वों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट यानी समरूप तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध की रचनात्मक व बाएं गोलार्ध की तार्किक क्षमताओं के आधार पर सीखने की शैली का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मस्तिष्क गोलार्धता सिद्धांत, ब्रेन हेमिस्फेरिसिटी, मस्तिष्क गोलार्धता सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में पाई जाने वाली गंभीर अधिगम अक्षमता अफेसिया का संबंध मुख्य रूप से किस शारीरिक मानसिक विकार से है? अफेसिया का संबंध मुख्य रूप से किस शारीरिक मानसिक विकार से है? तो अफेसिया का संबंध है मौखिक भाषा व संप्रेषण विकार से। मौखिक भाषा समझने व संप्रेषण में विकार से, लैंग्वेज और स्पीच से संबंधित है अफेसिया। कर्ट लेविन के अनुसार मानव व्यवहार किस सूत्र का परिणाम होता है? इसका आंसर है ए, व्यवहार इक्वल टू कार्य, व्यक्ति और वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा क्या निर्धारित किया गया है? विद्यालयी शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा क्या निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 5 + 3 + 3 + 4 के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वायत्त नैतिकता यानी ऑटोनोमस मोरालिटी की अवस्था किस आयु वर्ग में देखी जाती है?
तो ये देखी जाती है 9 से 10 वर्ष और उससे अधिक। तो ये ऑप्शन सी है, 9 से 10 वर्ष और उससे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम के अंतर्गत ये माना गया है कि अनुक्रिया का बार बार दोहराना उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध को मजबूत बनाता है? तो ये कहा गया है, इसका आंसर है बी, अभ्यास के नियम में। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के दौरान बालक किस मुख्य संकट का सामना करता है? तो ये करता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम का। ये ऑप्शन राइट है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम का। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि मापन के इतिहास में सर्वप्रथम मानसिक आयु का संपर्क अल्फ्रेड बिनेट द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस आयाम का हिस्सा है? तो ये है सक्रिया का, ऑपरेशंस का। नेक्स्ट प्रश्न है, ले बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार वह ज्ञान या कौशल जो बालक वर्तमान में स्वतंत्र रूप से तो नहीं लेकिन योग्य वयस्कों की मदद से सीख सकता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ऑप्शन बी है जेडपीडी, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में से एक रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रस्तुत होते हैं? तो इसमें 10 कार्ड प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट कारक या एस कारक फैक्टर की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये है, ये तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ये अर्जित और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जब प्रत्येक सही अनुक्रिया पर तुरंत पुनर्वलन दिया जाता है तो उसे कौन सा पुनर्वलन अनुसूची कहते हैं? तो ये कहते हैं सतत पुनर्वलन। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त मस्तिष्क उद्दीलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ये है एलेक्स एस ओसवार्ड। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रवर्तक हैं एलेक्स एफ ओसवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन यह मानता है कि विशिष्ट बच्चों के लिए अलग विशेष विद्यालयों की व्यवस्थाओं नहीं, बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ एक ही नियमित स्कूल में पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से लिखने की क्षमता और हस्तलेखन को प्रभावित करती है? लिखने की क्षमता और हस्तलेखन को प्रभावित करती है, तो ये डिस्ग्राफिया। तो इसका आंसर बी है डिस्ग्राफिया। डैनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का वह घटक जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न, कर्ट लेविन की क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइफ स्पेस, जीवन दायरा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान आने वाले अधिगम के पठार का मुख्य शारीरिक व मानसिक कारण क्या हो सकता है? तो ये होता है शारीरिक व मानसिक थकान। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार चौथे स्तर पर आने वाली आवश्यकता कौन सी है? तो चौथे स्तर पर आने वाली है आत्मसम्मान की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिक निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और मानवीय अधिकारों पर आधारित होते हैं?
फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। कोलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिक निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और मानवीय अधिकारों पर आधारित होते हैं? तो ये होती है उत्तर पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मन का वह भाग जो दमित इच्छाओं, सामाजिक और अनैतिक विचारों का भंडार होता है क्या कहलाया जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार वह मन का वह भाग जो दमित इच्छाओं, असामाजिक और अनैतिक विचारों का भंडार होता है, ये कहला जाता है अचेतन मन। बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे उच्चतम सोपान कौन सा है? फिर से रिपीट करते हैं। बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे उच्चतम सोपान कौन सा है? तो सबसे उच्चतम सोपान है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जॉन डीबी की प्रयोजनवादी शिक्षा प्रणाली के अनुसार विद्यालय को क्या माना गया है? जॉन डीबी की प्रयोजनवादी शिक्षा प्रणाली के अनुसार विद्यालय को क्या माना गया है? विद्यालय को माना गया है एक सामाजिक संस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीएफ स्किनर ने अपने क्रियाप्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोगों के लिए मुख्य रूप से किस जीव का उपयोग किया था? तो उनने कबूतर और सफेद चूहा का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन राइट है। बच्चों में पाई जाने वाली अति चंचलता और ध्यान न लगा पाने वाली गंभीर समस्या ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल गुस्ताव यूंग ने व्यक्तित्व को सामाजिक अंतरक्रिया की, फिर से रिपीट करते हैं, कार्ल गुस्ताव यूंग ने व्यक्तित्व को सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर किन दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया था? तो इन्होंने किया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात घंटी की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो घंटी की आवाज़ को कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक ये है बी, अनुबंधित उद्दीपक CS। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और प्रासंगिक बनाने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया गया है? तो ये दिया गया है, इसका बी ऑप्शन राइट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।